नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो जो हम जूनियर इंजीनियर के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सैम्पल पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें बेसिकली हम किस किस डिपार्टमेंट के लिए आपको ये काम आएंगे। तो जो एमसीक्यू सैम्पल पेपर हम कर रहे हैं ये आपको काम आएंगे। एक तो हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है NHPC JEE का, ठीक है, अभी इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं जून में, ठीक है, जून सेकेंड वीक तक या फर्स्ट वीक तक आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद DFCCIL के प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी आ रखी हैं, इसमें ये काम आएंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। और UPPCL की जो वैकेंसी आएगी और ये UKPCS उत्तराखंड का जो UKPCS JEE का री एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सबको पता है उत्तराखंड में जो पेपर होते हैं वो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो नए टाइप के नहीं होते, मैक्सिमम जो होते हैं वो पुराने होते हैं, जबकि UPPCL के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम नए होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अलग से बाद में डील कराऊंगा, अभी हम चल रहे हैं इन सब पे, ये इतना पोर्शन, ठीक है। DFCCIL NHPC वगैरह, NHPC का बहुत सिंपल पेपर आता है, तभी उसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है क्योंकि वो SSC JEE के एग्ज़ाम को फॉलो करता है, ठीक है, ठीक है। तो इन सब में ये काम आएंगे जो अभी हम सैम्पल पेपर के MCQ करने जा रहे हैं, और ये मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और ये आपको रिवाइज करके जाने हैं किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे है मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन फॉर वुडन पोल। क्वेश्चन पढ़िए, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन होता है ना वुडन पोल्स के लिए वो 60 मीटर होता है, ऑप्शन सी आएगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन वुडन पोल्स के लिए 60 मीटर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, 60 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको क्रैम करके रखना है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन, द पोल यूज्ड आर। ये बोल रहा है जो ट्रांसफॉर्मर और स्विच गियर इंस्टॉल होते हैं ना हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है ना, वो किस तरीके के पोल में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमेशा वो H टाइप पोल्स में इंस्टॉल होता है, ठीक है, H टाइप पोल्स याद रखना है, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इंप्रूविंग लाइफ स्टील पोल्स आर गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ। ये कह रहा है अगर लाइफ को इंप्रूव करना है हमें तो हमें स्टील पोल्स को गैल्वेनाइज करना पड़ता है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक की लेयर को कोट करना। अब जिंक देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर टू केबल्स, ठीक है। केबल के कंपैरिजन में ट्रांसमिशन लाइन का क्या डिसएडवांटेज होता है। पहला, एक्सपोजर टू लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है ट्रांसमिशन लाइन में, यस भाई, ऊपर से जा रही हैं तो लाइटनिंग का भी असर पड़ेगा। एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हैजार्ड लाइक आइस, इंडक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, आइस होगी, इंडक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट में बिल्कुल ये भी होएगा। और डी हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन ऊपर से जा रही है तो उसमें लाइटनिंग का भी असर पड़ सकता है, ठीक है, आइस भी पड़ सकती है। एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ यार थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये उसने पूछा था ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी ओवरहेड होती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या दिक्कत होती है। ये मान लो कोई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, OH से डिनोट करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को। अब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्वियसली बात है लाइटनिंग का भी खतरा रहता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का डिसएडवांटेज क्या होता है केबल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो केबल तो हमारी जाती है ग्राउंड के नीचे से, ठीक है, ये रही ग्राउंड, इसके नीचे लेड होती है हमारी केबल, ठीक है। अब केबल पे लाइटनिंग का खतरा ज्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई ग्राउंड से नीचे है, ठीक है, लेकिन ओवरहेड लाइन पे तो लाइटनिंग का खतरा हो सकता है ना, ठीक है। अब दूसरा ये कह रहा है कि आइस पड़ती है, हिली एरियाज में आइस पड़ेगी, ठीक है, वेट ऑफ द कंडक्टर बढ़ा देती है, आइस पड़ती है, बिल्कुल खतरा होता है इसका। एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स का खतरा होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को क्या क्या करना पड़ता है, आंधी तूफान सहने पड़ते हैं, ठीक है, आंधी तूफान सहने पड़ते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से जा रही है, ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल्स में ये सहन नहीं होगा क्योंकि वो नीचे से जा रही है, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ACSR कंडक्टर इंप्लाइज, ACSR के लिए ना, ACSR की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। ACSR कंडक्टर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं, उनकी फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अब आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है सर्ज रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की कितनी होती है। तो सर्ज रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की यदि पूछी जाए, ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे भी डिनोट करते हैं
इसकी जो सर्ज इम्पीडेंस होती है वो 400 से 500 ओम के बराबर होती है, ठीक है। और वहीं अंडरग्राउंड केबल यूजी केबल के लिए पूछा जाए तो ये 50 ओम्स के बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों एमसीक्यू कवर हो गए। पूछा ये था लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 50 के आसपास आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टॉर्म द लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक डाउन एंड टचेस द अर्थ द कॉन्सिक्वेंस विल बी, ठीक है। ये बोल रहा है यदि कभी आंधी तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो स्टॉर्म आने से ठीक है, पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर ब्रेक डाउन हो जाती है और टच कर जाती है अर्थ को, तो क्या होगा भाई? करंट फ्लो करेगा अर्थ को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। करंट विल फ्लो टू द अर्थ, ऑप्शन सी विल द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ फीडर फीड पावर टू द, ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर किसको पावर फीड करता है भाई? फीडर सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। फीडर पावर सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, ये ध्यान रखना, फीडर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसमिशन लाइन द स्ट्रैंडिंग वेव रेशियो इज द रेशियो ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन में जो स्ट्रैंडिंग वेव रेशियो होती है, स्ट्रैंडिंग वेव रेशियो जो होती है ट्रांसमिशन लाइन में, वो किसकी रेशियो होती है, ठीक है। तो स्ट्रैंडिंग वेव रेशियो जो होती है वो मैक्सिमम टू मिनिमम वोल्टेज की रेशियो होती है, वी मैक्स टू वी मिन की, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए, मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज की, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन अ ट्रांसमिशन लाइन फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? तो भाई ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होती है और शंट कंडक्टेंस भी होती है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो ये तीनों से मिलकर बनती है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इज प्राइमरली डन टू, भाई बंडलिंग किस लिए करते हैं कंडक्टर्स की? रिड्यूस करने के लिए रिएक्टेंस को, ठीक है। बंडल कंडक्टर्स क्या करते हैं? बंडल कंडक्टर्स क्या करते हैं? रिएक्टेंस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कोरोना लॉस को भी रिड्यूस करते हैं। बंडल कंडक्टर्स के बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिखवा देता हूं, ठीक है, इससे आपको एक भी बाहर नहीं आएगा। बंडल कंडक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? बंडल कंडक्टर्स हमारे यूज होते हैं, बंडल कंडक्टर्स हमारे यूज होते हैं कंडक्टर्स कोरोना लॉस को, कोरोना लॉस को, ये कॉपी में लिख लेना अपने पॉइंट, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए किसमें? EHV और UHV लाइन में, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 400 kV की कोई लाइन हुई, ठीक है, उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। 765 kV की एक लाइन हुई, ठीक है। एक लोकल जो आजकल यूट्यूबर नहीं बने हुए, कोई भी यूट्यूबर अपने आप को बन रहा है, कुछ भी पढ़ा दे रहा है, ठीक है, तो उनकी बातों में नहीं जानना। एक कोई यूट्यूब चैनल वाला था, क्योंकि मुझे पता है मैं दूसरे यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ और खुद का भी है मेरा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस। एक यूट्यूबर कह रहा था 100 किलोवोल्ट वाली लाइन में बंडल कंडक्टर्स यूज होते हैं। ये सब फालतू की चीज होती है। बंडल कंडक्टर को यूज करने का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, ये EHV और UHV लाइन पे यूज होते हैं, जैसे 400 kV 765 kV। और यदि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर वोल्टेज लेंगे, किस वोल्टेज के बाद ये यूज होते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 275 kV, ठीक है। 275 kV से बड़ी लाइन होनी चाहिए, वहां पे लगते हैं बंडल कंडक्टर, ठीक है ना। बाकी कहीं उल्टी सीधी जगह नहीं लगाते इनको। और कोरोना लॉस को रिड्यूस करते हैं, रिएक्टेंस को भी रिड्यूस कर देते हैं। रिएक्टेंस को क्यों रिड्यूस कर देते हैं अब समझाता हूं, ठीक है, अब समझाता हूं कैसे रिड्यूस कर देते हैं। ये रिएक्टेंस को इसलिए रिड्यूस कर देते हैं, बंडल कंडक्टर जब लगता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, इस तरीके का होता है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। आप देखोगे तो इसके अक्रॉस ना, कभी आपने देखा होगा इस तरीके से लगाए होते हैं, ये ऐसे आपने देखे होंगे स्पेसर्स के बीच में, ये ऐसे लगते हैं बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स होते हैं और ये इस तरीके से लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से लग के क्या करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि जो नेट ओवरऑल इंडक्टेंस होती है ना, वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस का साइन होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं बंडल कंडक्टर, ठीक है। इसी की वजह से, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से बंडल कंडक्टर में स्किन इफेक्ट भी कम होता है। क्यों भाई? इंडक्टेंस कम कर दी। अब इंडक्टेंस अगर कम कर देगा बंडल कंडक्टर, अगर इंडक्टेंस घटा देगा तो स्किन इफेक्ट भी तो घट जाएगा, ठीक है। देख लो, एक से ही कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया आपके, ठीक है। बस एक बारी जॉब लग जाती ना मेरी, स्टार बन जाता यार, उसके बाद तो मैं स्टार बन के बढ़ाता, फिर और ज़्यादा सब्सक्राइबर अट्रैक्ट होते।
पर खैर देखते हैं अभी लगती है नहीं लगती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर एक बात याद रख लेना भाई, अगर मेरा क्लियर हो गया ना एग्ज़ाम इस साल या कभी भी, तो उसके बाद यूट्यूब पे अपना ही जलवा होगा, ध्यान रख लेना। बात जो बोली है वो कर भी सकता हूँ मैं साबित। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, इसमें से कौन सी रेगुलेशन सबसे बेस्ट है? देखिए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बेस्ट रेगुलेशन उसे कहा जाता है जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारी लो हो। वोल्टेज रेगुलेशन जितनी लो होती है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी उतनी हाई होती है। ठीक है, अब इसमें से पता लगाओ क्यों। वोल्टेज रेगुलेशन अगर लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में लो होगा। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप अगर ट्रांसमिशन लाइन में लो होता है तो I2R लॉसेस कम होते हैं, और पावर ट्रांसफर जो होती है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, वो हमेशा हाई होती है। ठीक है, तो आई समझ में। अब इसमें से ढूंढो, ये ऐसे करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब भी आप क्वेश्चन करो रफ शीट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसे कॉन्सेप्ट से किया करो वहां पे। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन किसी को, तो पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद लॉजिक लगाए अपने। ठीक है, रफ शीट मिलती है ना, उसमें लॉजिक लगाए। इसने पूछा हुआ है कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसी, बेस्ट ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होनी चाहिए, तो मैंने फिर दिमाग में क्या सोचा अपने, अगर मान लो किसी को ये क्वेश्चन करना नहीं आता तो आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए थ्योरी के अपने दिमाग में। ये पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन कौन सी बढ़िया होगी, ठीक है ना, जिसकी रेगुलेशन कितनी होगी, हमें इसमें से छांटना था। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। ये पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, इसमें से सबसे बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसकी है। ठीक है, तो इसमें से बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन उसकी होगी जिसकी वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होगी। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम क्यों होगी, क्योंकि वोल्टेज अगर हमारी वोल्टेज रेगुलेशन लिखो यहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमारी लो होगी तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी नीटा हाई होगी। क्यों? वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में कम होगा, I2 लॉसेस कम होंगे, और ट्रांसफर सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, ये हाई का साइन होता है, ये लो का होता है। ठीक है, ज़्यादा होगा। तो इसमें से मतलब क्या है, अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम वाली छांटो। फिर कौन सी छांटोगे? 98% गलत है, 70% गलत है, 30% गलत है, क्या बचा? 2%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन। ठीक है, सर्ज इंपिडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस बोलते हैं, और ये किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो सर्ज इंपिडेंस जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन ऑफ कंडक्टर्स पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? डी, ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड। ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन कैसी है, किस तरीके से कंडक्टर अरेंज्ड है, इस पे डिपेंड करती है सर्ज इंपिडेंस। ठीक है, और सर्ज इंपिडेंस कभी भी लेंथ ऑफ लाइन पे भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है लेंथ ऑफ लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भाई यूपीपीसीएल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये उल्टा सीधा क्वेश्चन है और ऐसा आता है पेपर में। ठीक है, यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस का, और एक ये वाला। ठीक है, और बाकी सारे ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो जो एनएचपीसी हो गया, एनबीसीसी हो गया, ठीक है, और ये जो एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो करते हैं उनके लिए थे। ये थोड़े से क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं थोड़ा यूपीपीसीएल टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन, डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडीशन पूछ रहा है, अगर जी हमारी शंट कंडक्टेंस बिटवीन 2 वायर है तो भाई डिस्टॉर्शन ट्रांसमिशन लाइन तब होगी। इसकी ना एक कंडीशन होती है, याद रखना, रट्टा ही मार लो चाहे, R/L बराबर, ठीक है, R/L बराबर G/C। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होती है डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शन लेस तब होती है जो R/L इज इक्वल टू कंडक्टेंस बाय C हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन आएगा इसमें A, 49 का A। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, गार्ड रिंग इन अ ट्रांसमिशन लाइन। गार्ड रिंग ट्रांसमिशन लाइन में किस लिए यूज होती है? गार्ड रिंग किस लिए यूज होती है? गार्ड रिंग इंप्रूव करती है अर्थ कैपेसिटेंस लोएस्ट यूनिट की। गार्ड रिंग इंप्रूव करती है अर्थ कैपेसिटेंस लोएस्ट यूनिट की, ऑप्शन बी होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ जीएमडी मेथड इज यूज टू कैलकुलेट। सेल्फ जीएमडी मेथड सिर्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, 51 का ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास अ रिले यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले यूज होती है? मोह रिले यूज होती है, ठीक है। कौन सी रिले यूज होती है लॉन्ग, इसके पॉइंट्स लिख लो, कौन सी रिले यूज होती है। ये बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो, रिले यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग के लिए भाई, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोह रिले यूज होती है, ठीक है। और ये इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है। एक पॉइंट ये भी पूछता है पेपर में, ठीक है। इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है मोह रिले, ठीक है। यूज होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मोह रिले यूज होती है, इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है ये, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है रिएक्टेंस और इम्पिडेंस, तो रिएक्टेंस रिले जो यूज होती है ना, रिएक्टेंस रिले ये अर्थ फॉल्ट्स के पे यूज होती है, ठीक है, अर्थ फॉल्ट्स पे। और ये यूज होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है रिएक्टेंस रिले, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है रिएक्टेंस रिले। इम्पिडेंस रिले कहाँ पे यूज होती है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये याद रखना है, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ठीक है। अब आ गया भाई नेक्स्ट है यूपीपीसीएल वाला क्वेश्चन, सुना ही नहीं होगा कईयों ने तो ये क्वेश्चन। लीड्स वायर क्या होती हैं? लीड्स वायर आर यूज फॉर द इमीडिएट फ्रीक्वेंसी टू ओवरकम। लीड्स वायर किस लिए यूज होती हैं, किसी को पता है? लीड्स वायर स्किन इफेक्ट को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे खत्म करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो जहां पे भी कभी आगे से यूपीपीसीएल में लीड्स वायर का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो लीड्स वायर क्या करती हैं? लीड्स वायर स्किन इफेक्ट को ओवरकम करती हैं, स्किन इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए यूज होती है लीड्स वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना चालू वाले उल्टे पुल्टे से, ये यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। पीटेक वाले फंसेंगे इसमें अगर अलाउ भी हो जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट होता है, हाँ अब देखो ये भी यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट एट यूएचएफ, स्किन इफेक्ट को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मुझे स्किन इफेक्ट रिड्यूस करना है तो मुझे कॉपर ट्यूब्स विद सिल्वर प्लेटिंग यूज करनी पड़ेगी, ऑप्शन सी, कॉपर ट्यूब्स विद सिल्वर प्लेटिंग, ऑप्शन सी, कॉपर ट्यूब्स विद सिल्वर प्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली निग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ। शंट कैपेसिटेंस किसकी एनालिसिस में निग्लेक्ट कर दी जाती है? शंट कैपेसिटेंस किसकी एनालिसिस में निग्लेक्ट कर दी जाती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। क्यों? रीजन बता देता हूं क्यों। ये एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहाँ तक की होती है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 80 किलोमीटर तक की, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 80, अबे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया ये, लेस देन इक्वल टू 80 किलोमीटर तक की होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारी छोटी है तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना इक्विवेलेंट सर्किट, वो बनता है आर एल, ठीक है। बीच में शंट कैपेसिटेंस बनाते हैं इसमें, लेकिन इसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल, क्योंकि जब ट्रांसमिशन लाइन ही इतनी स्मॉल है तो ये जो शंट कैपेसिटेंस आती है ना, ये आती है लीकेज करंट की वजह से, लीकेज करंट की वजह से। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लीकेज करंट इतना स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है कि इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा तो इसका मॉडल ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस जो होती है ना, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन। पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, जब हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगी। रिसीविंग एंड वोल्टेज जब भी कभी ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा मिलती है हमें, तब पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को याद रखना, पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज मोर। रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए आपको समझ आए होंगे, बहुत ही अच्छी तरह एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाए हैं। नेक्स्ट आगे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इस सैम्पल पेपर्स में, सारे आपको ये सैम्पल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सारा करा दूंगा, मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट बना दूंगा, पेपर होने से पहले या अभी रिवाइज करते रहना इनको, ठीक है। थैंक यू।